नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री ने आज सबसे बड़ा संदेश दिया। जैसे ही जनता की बारी आई, प्रधानमंत्री ने आगे आकर सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री एम्स पहुंचे। ना कोई ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, ना किसी को रोका गया। सुबह की खाली सड़क पर प्रधानमंत्री की गाड़ी दौड़ी, बगल में ऑटो चल रहा था। कोई सोच नहीं सकता था कि पीएम इस तरह से एम्स पहुंचेंगे। ऑपरेशन के लिए पहुंचे पीएम का स्वागत एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया। फिर वो सीधे उस कक्ष में पहुंचे जहां उन्हें वैक्सीन दिया जाना था। तो ये आज सुबह की तस्वीर जो सुबह से ही चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस तस्वीर के साथ ही विपक्ष के उन तमाम सवालों पर प्रधानमंत्री ने फुल स्टॉप लगा दिया जो अब तक सुनाई दे रहे थे विपक्षी नेताओं के बयानों में कि आखिर प्रधानमंत्री और सरकार में जो बड़े मंत्री हैं वो अब तक डोज क्यों नहीं ले रहे, और इससे जनता में भरोसा जो है जगेगा। और उदाहरण दिए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन जिन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने इन तमाम आलोचनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं पुडुचेरी और केरल की दो सिस्टर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन की ये प्रक्रिया पूरी की। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से यह अपील की कि कोरोना के खिलाफ जंग में वो भी आगे आए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री को कब, कहां, किस तरह से वैक्सीन दिया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में ये तस्वीर खास है। भरोसा जताने वाली है, उम्मीद बढ़ाने वाली है, हिम्मत देने वाली है। आज जैसे ही कोरोना वैक्सीन के लिए जनता की बारी आई, प्रधानमंत्री सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। आज सुबह सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल जाकर उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने पीएम मोदी को वैक्सीन की पहली डोज दी। उनके साथ केरल की नर्स मुसम्मा अनिल भी साथ थी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी उनके साथ मौजूद थे। वैक्सीन लेते वक्त प्रधानमंत्री असम के गमछे में मुस्कुरा रहे थे। वैक्सीन के बाद प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल का पालन किया, आधे घंटे का इंतजार किया। इस दौरान एम्स के डॉक्टर गुलेरिया उन्हें पोस्ट वैक्सीन के बारे में बताते रहे। प्रधानमंत्री को वैक्सीन की अगली डोज 28 दिन बाद लगेगी। वैक्सीन लगवाने की जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने कम वक्त में क्या कमाल का काम किया। योग्य लोग वैक्सीन लगाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। आम जनता की कैटेगरी में सबसे पहले वैक्सीन लेकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ लोगों का हौसला बढ़ाया, बल्कि लोगों को प्रेरित भी किया। बिना किसी डर के सामने आए, कोरोना की वैक्सीन लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100% देसी वैक्सीन कोवैक्सीन ली, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, शंका जताई जा रही थी। आज प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन की डोज लेकर सभी का शको शुबा दूर कर दिया। अभी आज सुबह पता चला पीएम सर आ रहे वैक्सीनेशन के लिए। मैं वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ फिलहाल, तो सर को वैक्सीनेट करने के लिए मुझे बुलाया गया था। और इधर आने के बाद पता चला कि सर आ रहे हैं। सर से मिलकर अच्छा लगा, सर ने अच्छी बात की है। सर को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दिया गया है फर्स्ट डोज। अभी 28 डेज में सेकेंड डोज पेंडिंग है। तो और पूछताछ की है सर, हम कहाँ से बिलोंग करते वगैरह, बात हुए सर से। और वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। एक्चुअली आज मेरे लाइफ में मैं बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में आज पहली बार मैं इतना खुश हो गई। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए आ गया। और मेरे साथ एक और सिस्टर थी, सिस्टर निवेदा, शी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। वी बोथ ऑफ मिक्स what to say, we are very happy and sir also was very comfortable with us. कोरोना महामारी के खिलाफ भारत ने डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस जंग की अगुवाई की। एक साथ दो वैक्सीन लाकर भारत ने दुनिया को हैरान किया।
प्रधानमंत्री शुरू से वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाते रहे। जैसे ही वैक्सीन की ट्रायल की बारी आई, प्रधानमंत्री ने खुद पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया। आज भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, दुनिया को वैक्सीन में मदद कर रहा है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके उपयोग की अनुमति दी है। भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि विश्वास की वैक्सीन है, लोगों की आस की वैक्सीन है। बस आप भी आगे आइए, बिना किसी झिझक के, डर के वैक्सीन लगवाएं। आपकी ये पहल देश को कोरोना मुक्त करेगी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम ने खुद सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाकर जागरूकता में इजाफा करने के साथ उन लोगों को भी करारा जवाब दे दिया जो वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री के बाद देश के कई दिग्गज नेताओं ने भी वैक्सीन लगवा ली। पहले वैक्सीन की सुरक्षा पर सवाल उठा रही कांग्रेस ने अब अजीब दलील दी है कि बुजुर्गों की जगह पहले युवाओं को टीका क्यों नहीं लगाया जाता। इस एक तस्वीर से भरोसा जगता है कि भारत कोरोना को हराने की कुव्वत रखता है। देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की काबिलियत पर सबसे शानदार मुहर लगी। जिस वैक्सीन को लेकर डॉक्टर्स में भी हिचक दिख रही थी, उसी वैक्सीन के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे फेज में पहले ही दिन अपनी बाह आगे कर दी। देखिए, मैंने शुरू से ही ये बात कही थी कि हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं, इफेक्टिव भी हैं और इम्यूनोजेनिसिटी के दृष्टि से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं। और इसी के रहते इतने सारे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन मिला। आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है। जो काम उन करते हैं, हर काम में एक संदेश भेजते हैं। तो आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। फ्रंट से लीड करने वाले पीएम मोदी के इस फैसले से जागरूकता का नया दौर शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आया। उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने जाकर के हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, बहुत बड़ा सबक है। और उसके साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी संदेश है जो मेड इन इंडिया वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। के जमाने में उसको रोकने के लिए जो वैक्सीन बनाए हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन किसी चीज की पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। लोगों के हित में उनके सेहत को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी चीज आती है तो हम उसका वेलकम करते हैं। पीएम के बाद देश के कुछ और दिग्गज नेताओं जैसे उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी टीका लगवा लिया। बीजेपी के कई दिग्गज टीका लगवाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि फिलहाल उनका टीका लगवाने का कोई इरादा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के समय संकट मोचक की अग्रणी भूमिका निभाई। ये बात पूरी देश भी जानता है, पूरी दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है। और आज फिर उन्होंने इस संकट के समय
संकट मोचक की भूमिका के साथ लोगों की समाज की सेहत सलामती का सार्थक और सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने अपनी पारी के प्रोटोकॉल का पालन किया और अपने पारी के प्रोटोकॉल का पालन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके साथ उन्होंने जाकर के हॉस्पिटल के अंदर वैक्सीनेशन कराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सार्थक संदेश है, बहुत बड़ा सबक है। मेरी उम्र 60 से कम है और कोई बीमारी नहीं है। तो फिलहाल आप टीका लगवाने का आपका कोई मन नहीं है? मन तो मतलब अलाउड ही नहीं है जी। अभी देखिए 60 साल से कम वालों को अलाउड नहीं है और मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो नंबर आएगा ही नहीं। और हमारे देखो आपने पहले भी पूछा था कि पहले वीआईपीज़ को लगेगा, नहीं, हमारे वीआईपी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले लगाया ना। अब बाकी लोगों का नंबर आया तो नेताओं का नंबर लास्ट में लगाएंगे। कांग्रेस ने भले ही सवाल उठाए, लेकिन पीएम के खुद पहले वैक्सीन लगवाने के फैसले को शिवसेना तक ने सलाम किया। पार्टी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने खुद को वैक्सीन लगवाई, लोगों की शंकाएं और हिचक दूर करने में काफी मदद मिलेगी। विपक्ष पहले सवाल उठा रहा था कि पीएम टीका क्यों नहीं लगवाते। अब कायदे से यही सवाल जनता के तमाम नुमाइंदों से होना चाहिए कि जब पीएम ने टीका लगवा लिया तो जनता में भरोसा जगाने के लिए वो टीका लगवाने के लिए आगे क्यों नहीं आते। दिल्ली से पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बात दिल्ली में दूध की सप्लाई की। हरियाणा के हिसार में एक खाप पंचायत ने 2 टूक फैसला सुना दिया है कि दिल्ली में डेयरी को दूध की सप्लाई बंद कर देंगे और अगर देंगे भी तो 100 रुपए प्रति लीटर। दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध। लगता है ग्लास फुल दूध के दिन अब लगने वाले हैं, क्योंकि दूध की सप्लाई करने वाले किसानों ने मन बना लिया है। और इसके संकेत तब मिले जब हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने चेतावनी दे दी कि 1 मार्च से डेयरी को 100 रुपए प्रति लीटर ही दूध बेचेंगे। ने लिया है कि जो दूध है ये भी किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है, और पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है जिस तरह डेयरी है तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं। हिसार के खतरौल खाप पंचायत की बैठक में किसानों ने 2 टूक फरमान सुना दिया। पेट्रोल की कीमत पर ही दूध डेयरी को देंगे, अगर जोर जबरदस्ती हुई तो डेयरी को दूध बेचेंगे ही नहीं। दूध डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डेयरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है। अब सवाल उठता है कि किसानों ने यह फैसला क्यों लिया। जवाब में किसानों ने खुलकर नाराजगी की 2 वजहें बता दी। पहली ये कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कमर तोड़ रही है, खेती करना मुश्किल है। दूसरी वजह ये कि 3 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों ने आरोप लगाया सरकार बातचीत का अब तक भ्रम फैलाती रही, लेकिन असल में तीनों कृषि कानून वापस लेने की कोई मंशा नहीं है। वो हमारी सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेंदी और जब मतलब MSP पर कानून नहीं बनाती तो मतलब हमारा सफर का बांध टूटेगा एक दिन। अन्यथा 28 तारीख को जो हमारी दिल्ली में बैठी जो जत्थेबंदियां जो ऐलान करेंगी। सवाल उठता है कि हरियाणा के किसानों के ऐलान का दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा। क्या दिल्ली में दूध 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा में मिलेगा? क्या किसान आंदोलन का असर दूध पर होने वाला है? क्या दिल्ली में दूध की कीमतें 2 गुनी होने वाली है? ये लगभग तय है कि अगर हरियाणा से दूध की सप्लाई पर असर पड़ा तो दिल्ली में दूध की कीमतें आसमान पर होंगी, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा और यूपी से बड़ी मात्रा में दूध आता है। दूध किसानों के फैसले पर जब सवाल हरियाणा के गृह मंत्री से पूछा गया तो उनका दिलचस्प जवाब सामने आया, वो आप भी सुनिए। नहीं, अब कोई लेना चाहेगा तो लेगा, नहीं तो ये खुद ही पियेंगे दूध को। उनका कहना है कि अगर जो किसान नहीं 100 रुपए किलो बेचेगा उसे 11,000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। कोई लेना चाहेगा 100 रुपए किलो तभी लेगा ना, किसी को लेने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकते ना। राजधानी दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 70 से 80 लाख लीटर दूध की खपत होती है।
दूध की सप्लाई की बात करें तो हरियाणा और यूपी के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और बिहार तक से दूध मंगाया जाता है। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको ये 100 रुपए लीटर दूध देंगे, बाकी तो नॉर्मल जो 40-50 रुपए का रेट है उसी रेट पे देंगे, परंतु सरकारी संस्थाओं को 100 रुपए देंगे। एक विरोध प्रदर्शन करेंगे कि भाई आप डीजल का रेट इतना बढ़ा रहे हैं कि खेती करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले ही लोगों की जेब पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल भारी है। अब अगर दूध की कीमत बढ़ गई तो आम लोगों की टेंशन और बढ़ेगी। महंगाई का एक और जोरदार झटका लगेगा। हिसार से प्रवीण और अंबाला से कमलप्रीत के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति जारी है, लेकिन राजनीति अकेले दिल्ली या किसान आंदोलन की नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का मजमून ये था कि बीजेपी 2022 में होने वाले यूपी चुनावों की तैयारियों में अभी से जुट गई है। पार्टी में आने का अवसर मिला। संगठन की दृष्टि से एक बैठकों की श्रृंखला के साथ साथ आज इस क्षेत्रीय कार्यालय का भी विनिर्देश करने का मौका मिला। जब पूरे देश की निगाह बंगाल पर टिकी हुई है, ठीक उसी समय बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पर निगाह जमा दी है। यूं तो 2022 में यूपी में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। ये तस्वीरें उसी कड़ी का हिस्सा हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वाराणसी पहुंचे तो उनका स्वागत इस तरह से किया गया। जमकर नारेबाजी हुई। जेपी नड्डा पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन के लिए पहुंचे। वाराणसी पहुंचते ही गोकुल धाम में उन्होंने बीजेपी के आला नेता, सांसद, मंत्री और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को पूरी सक्रियता के साथ ले रही है। इसके साथ ही 2022 के चुनाव की रणनीति भी यहीं से शुरू होती है। यही कारण है कि पहले अवध प्रांत और उसके बाद अब काशी क्षेत्र में आकर के जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने की दिशा में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ताबड़तोड़ बैठकों के जरिए मंथन होगा कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा हो और कैसे बीजेपी इन चुनावों में भी वही काम कर दिखाए जो पहले दिखा चुकी है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बीजेपी के उस हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया जिसकी नींव खुद अमित शाह ने रखी थी। इस उद्घाटन के साथ ही नड्डा ने ये जता दिया कि बीजेपी 2022 के चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। सारी राष्ट्रीय पार्टी रीजनल पार्टियां बन गई और भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी को मिला करके सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पार्टी ही परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ये हमको समझना चाहिए। बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि वाराणसी से ही यूपी जीतने का प्लान बनेगा। विजय की हवा यहीं से चलेगी। Varanasi holds a very important position, not only culturally and religiously, but also politically. So I think it's the gateway to the east, and it's the Prime Minister's constituency, so it gains more importance. आज तक के खास कार्यक्रम सीधी बात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 350 सीटें जीतेगी। बीजेपी 350 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी। 350, इससे कम नहीं। अपने सहयोगियों के साथ 350 से कम सीट बीजेपी। सहयोगी तो बचे नहीं, छोड़ के चले गए। जो भी है, कहाँ से लाओगे? तोड़फोड़ करोगे क्या? तोड़फोड़ क्या करना? हमारे पास सहयोगी भी हैं, हमारे साथ लाएंगे भी और सहयोगी। बीजेपी अभी से यूपी जीतने का प्लान कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि यूपी में बीजेपी के दिन लगने वाले हैं। बीजेपी की अब विदाई है, चाहे वो कितना ही मेहनत करे। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, हर आदमी परेशान है और हर आदमी इनके खिलाफ है। कुछ भी ये कर लें, उत्तर प्रदेश से इनको जाना है। अखिलेश जी को पूरा भारी बहुमत से सरकार बनाना है, जनता बनवाएगी। विपक्षी दल चाहे जो कहे, लेकिन बीजेपी की बैठक ने बता दिया कि यूपी के चुनाव को लेकर उनकी तैयारी विपक्षी दलों से एक कदम आगे है। बनारस में 16 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक के साथ विधायक और सांसदों के साथ में जेपी नड्डा ने मंथन किया।
वहीं कार्यालय के उद्घाटन में मंच से कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मोदी सरकार की योजनाओं के साथ अंत्योदय की बात करनी है और आने वाले चुनाव को लेकर के अभी से तैयारी शुरू करनी है। साफ है कि पूर्वांचल के जरिए बनारस से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले चुनाव को लेकर के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। नड्डा आज वाराणसी में थे तो उन्होंने वहां पर बाबा विश्वनाथ और काल भैरव की पूजा की और काशी की गलियों में कचौड़ी का आनंद लिया। तो वहीं प्रियंका चुनावी राज्य असम के दौरे पर हैं। प्रियंका करीब 45 मिनट कामाख्या मंदिर में रहीं। गुवाहाटी में आज सुबह कामाख्या मां की पूजा अर्चना की और इसके बाद पहुंची लखीमपुर। वहां उन्होंने चाय बागान में काम करने वालों के साथ बातचीत की, स्थानीय लोगों के साथ झूमर डांस में हिस्सा लिया। झूमर डांस चाय बागान में काम करने वाले स्थानीय लोगों का लोक नृत्य है। तो ये दोनों तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी हुई। सुबह सुबह वो असम में कामाख्या मंदिर पहुंची। 51 शक्तिपीठों में प्रमुख कामाख्या मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। तो उसके बाद चाय बागान में काम करने वाले लोगों के साथ वो झूमर डांस में हिस्सा लेती हुई भी दिखाई दी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में नड्डा वाराणसी दौरे पर हैं। आज उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन किए। इसे कहते हैं वक्त से आगे की सोच। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनौपचारिक तौर पर शुरू कर दिया है मिशन 2022 का शंखनाद। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे को नड्डा की इन्हीं कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। कोई काशी आए और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी न लगाए, ये तो मुश्किल है। ये तस्वीरें देखिए, बाबा के दरबार में दंडवत है नड्डा। बाबा भोले का दूध से अभिषेक, बेलपत्र और फूलों का अर्पण, शिव भक्त की तरह पूरे मनोयोग से पूजा करते जेपी नड्डा। पूजा पूरी हुई तो आरती में भी वो शामिल हुए। कहते हैं बाबा विश्वनाथ की पूजा काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव की पूजा के बगैर पूर्ण नहीं होती। लिहाजा विश्वनाथ मंदिर से नड्डा सीधे काल भैरव के दरबार में गए। जब भी काल भैरव काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आता हूँ तो साथ ही साथ काल भैरव जी के भी दर्शन करके आशीर्वाद लेता हूँ। इस बार भी मुझे ये सौभाग्य मिला और मुझे आशीर्वाद काल भैरव जी का और पहले काशी विश्वनाथ जी का मिला है, जो मैं आशीर्वाद संजोकर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारत की सेवा में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नीतियां चल रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। काल भैरव के दरबार में आएं और मंदिर के बाहर कचौरी जलेबी न खाएं तो वाराणसी आना आपका अधूरा हो जाता है। यहाँ की कचौरी को लोग काल भैरव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। लिहाजा नड्डा ने दल बल के साथ कचौरी का लुत्फ उठाया और कुल्हड़ वाली चाय का भी आनंद लिया। काल भैरव जी के दर्शन के पश्चात और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ एक रस्म है कि प्रसाद के रूप में यहाँ की कचौड़ी लेते हैं, तो मुझे यहाँ वो भी लेने का सौभाग्य हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। आनंद भी आया है और बनारस की जो रीति नीति और संस्कृति है उसमें मुझे समावेश करने का मौका मिला है।
कल से बीजेपी नेताओं के लिए वाराणसी। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी, तो आज जेपी नड्डा ने बाबा का आशीर्वाद लिया। वाराणसी में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी की 2 और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जेपी नड्डा की है, जो काल भैरव मंदिर के बाहर कचौरी खाते नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की है। कल वो वाराणसी में थी और उन्होंने कचहरी स्थित एक दुकान पर गोलगप्पे और चाट का आनंद लिया। कहते हैं जब तक दूसरे दल चुनावी एक्शन में आते हैं, तब तक बीजेपी कई दौर का प्रचार अभियान खत्म कर चुकी होती है। यूपी में विधानसभा चुनाव साल भर बाद है, लेकिन अलग अलग कार्यकर्ताओं के बहाने बीजेपी ने अपने कलपुर्जों को कसना और धार देना शुरू कर दिया है। कल बहाना था वाराणसी में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन का। नड्डा और योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज इस मौके पर वाराणसी में नजर आए। तो ये मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र आप याद रखिएगा कि ये मंत्र कोई चुनाव का मंत्र नहीं है, ये मंत्र किसी इलेक्शन का मंत्र नहीं है, ये मंत्र कोई मैनिफेस्टो एक चुनाव का नहीं है, ये शताब्दी का मंत्र है। इसको हमको समझना चाहिए, ये आने वाले समय में शताब्दी का मंत्र है। प्रियंका वाड्रा को छोड़कर यूपी में विपक्ष की तरफ से कोई नेता एक्शन में नजर नहीं आता है। ऐसे में बीजेपी की तैयारी बताती है क्यों एक के बाद एक चुनाव में वो फतह हासिल करती जा रही है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार और रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। क्या पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई इस हद तक नीचे गिर चुकी है कि 85 साल की एक मां को भी न बख्शा जाए? उत्तरी 24 परगना में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां के साथ बेरहमी से पिटाई की घटना को जब पूरे देश ने देखा तो पूरा देश इससे हिल उठा। आज बीजेपी ने इसी मुद्दे पर सवाल उठाया, कोलकाता में पोस्टर लगाया। पोस्टर के जरिए ममता से सवाल पूछा गया कि वो खुद को तो बंगाल की बेटी बताती हैं, लेकिन क्या ये महिला बंगाल की बेटी नहीं है? अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। खामखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों की झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। कोलकाता की सड़कों पर छिड़ गया है पोस्टर युद्ध। एक तरफ सीएम ममता बनर्जी के पोस्टर तो दूसरी तरफ ममता से सवाल पूछता ये पोस्टर, जिसमें तस्वीर लगी है नॉर्थ 24 परगना के बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की 85 साल की बुजुर्ग मां की, जिन पर कथित तौर पर टीएमसी के लोगों ने हमला बोला था। ममता बनर्जी के पोस्टर में लिखा है बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इसी के जवाब में बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाकर सवाल उठाया गया है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है। हालांकि इस पोस्टर में बीजेपी का सिंबल नहीं है। फिर एक बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक पोस्टर युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक पोस्टर है जहाँ पे लिखा गया है बंगाल नीचे मेके चाय, या बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। और दूसरी तरफ यही क्रॉसिंग पे गोलपाक पे और एक पोस्टर है जहाँ पे लिखा गया है इन्हीं की बांग्ला में ना, या ये नहीं बंगाल की बेटी नहीं है। और यहाँ पे एक तस्वीर है एक 85 ईयर ओल्ड महिला की, और ये वही महिला है जिसको तृणमूल कांग्रेस सपोर्टर्स ने पीटा था। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की घटना ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया। ममता सरकार के लिए इस पोस्टर में उठाए गए सवाल का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है फिर भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला किए हो, लेकिन उसका माताजी को मारते हो। 80 साल की एक माताजी बूढ़ी एकदम, उसको कैसे बुरी तरह मारे हैं। ये कहाँ का संस्कृति है? संस्कृति करके ममता बनर्जी चिल्लाती है। क्या दल अब चला रही है? क्रिमिनल्स और रेपिस्ट और मर्डरर का दल है। कोलकाता की सड़कों पर लगे ताज़ा पोस्टर बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी पोस्टर युद्ध की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी में बेटी बनाम बुआ वाला पोस्टर लगाया गया था। तस्वीरें देखिए, एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चेहरा है, जिसे बंगाल की बेटी बताकर टीएमसी ने बीजेपी को बैकफुट पर भेजने का प्लान तैयार किया।
इसके जवाब में बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं की तस्वीर का पोस्टर जारी कर दिया और उस पर लिखा, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, बुआ नहीं। बीजेपी के इस पोस्टर में देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, महफूजा खातून, श्रीपूर्णा मित्र चौधरी, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा और अग्निमित्रा पॉल की तस्वीरें लगाई गई हैं। बंगाल में ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में भर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है, इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की मां नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो मां है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, मां है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है, वो भी तो बंगाल का ही बेटी है। दरअसल ममता बनर्जी के लिए बुआ शब्द का इस्तेमाल उन पर निशाना साधने के लिए किया गया है। ममता और अभिषेक बनर्जी में बुआ और भतीजे का रिश्ता है। इस पर बीजेपी लगातार हमलावर भी हो रही है। इसीलिए ममता को बंगाल की बेटी कहने की जगह बीजेपी उन्हें बुआ बुला रही है। इस पोस्टर वॉर में दूसरी अहम बात ये है कि ममता लगातार बीजेपी के प्रचारकों को बाहरी बता रही है। लिहाजा बीजेपी ने 9 महिला नेताओं को उनके सामने खड़ा कर दिखाने की कोशिश की है कि उनके पास बंगाल की माटी से जुड़े नेताओं की कोई कमी नहीं है। कोलकाता से पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। पार्टी कार्यकर्ताओं पर बुजुर्ग महिला को पीटने के लग रहे आरोपों के बीच टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया है। टीएमसी का कहना है कि बुजुर्ग महिला की पिटाई में टीएमसी के किसी कार्यकर्ता का हाथ नहीं। टीएमसी के मुताबिक महिला का चेहरा मारपीट से नहीं सूजा है, बल्कि एक बीमारी की वजह से उनके चेहरे की ये स्थिति है। इन्हीं की बांग्लार में नॉय, यानी क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? भाजपा ने पूरे शहर में, कलकत्ता शहर में ये सारे पोस्टर्स बिखेर दिए हैं शोभा मजुमदार की तस्वीरों के साथ। शोभा मजुमदार एक 85 साल की बूढ़ी महिला है, जिनके बेटे भाजपा के कार्यकर्ता है गोपाल मजुमदार। अब दोनों का इल्जाम है कि शनिवार की रात को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर उनसे बदसलूकी की, उनसे मारपीट भी की, एक बूढ़ी महिला को मारा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, पर भाजपा पूरी तरह से तृणमूल के खिलाफ उतर चुकी है और उनका कहना है कि तृणमूल का ही हाथ है एक बूढ़े महिला पर इस हमले के पीछे। अब तृणमूल का कहना है कि इस हमले के पीछे भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ है और भाजपा एक तरह से इस शर्मनाक इंसिडेंट का फायदा उठाते हुए अपनी घिनौनी राजनीति कर रही है। जो ये पोस्टर लगाया गया है भाजपा की तरफ से, एक तरह से जवाब है जो तृणमूल का कैंपेन स्लोगन है। तृणमूल का कैंपेन स्लोगन ये है, अगर आप देखें सड़क की बस दूसरी तरफ काफी सारे ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जो तृणमूल ने पूरे शहर में बिखेर दिए हैं। इस पोस्टर का नाम है बांग्ला निजेर मेकेई चाय, जो ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लगाए गए हैं बंगाल भर में। बांग्ला निजेर मेकेई चाय का मतलब है बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को ही चाहता है। तो भाजपा का जवाब है और भाजपा का सवाल है, क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? तो एक तरह से भाजपा और तृणमूल के बीच में बहुत ही बड़ा घमासान छिड़ चुका है। कैमरामैन तपन के साथ पौलमी साहा, कोलकाता से आज तक के लिए। प्रधानमंत्री ने आज एम्स जाकर वैक्सीन ली और बिना बोले उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो देसी वैक्सीन पर शक जता रहे थे, सवाल कर रहे थे। प्रधानमंत्री के सरप्राइज करने वाले फैसले की हर किसी ने तारीफ की। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया? कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। इस एक तस्वीर ने हर सवाल का जवाब दे दिया। जिन्हें देसी वैक्सीन पर शक था, उनका शक दूर हो गया। जिनका आत्मनिर्भर वैक्सीन पर सवाल था, उन्हें जवाब भी मिल गया। बिना कुछ बोले प्रधानमंत्री ने आज वैक्सीन को लेकर सारी गलतफहमियों का निपटारा कर दिया।
कोरोना के खिलाफ देसी वैक्सीन आई तो देश भर में उत्साह जगा, पर कई सवाल भी उठने लगे। कुछ ने शंका भी जताई, विपक्ष सरकार से सवाल करने लगे। कुछ आवाजें उठी कि लोगों में भरोसा जगाने के लिए सरकार के मंत्री पहले वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अगर ये टीका इतना ही सुरक्षित है, इतना ही कामदेह है, तो अभी तक किसी इस सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। आज प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लगाकर बता दिया कि विश्वास की वैक्सीन है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम ने वैक्सीन लगाई तो सवाल करने वाले भी तारीफों के पुल बांधने लगे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, हौसला बढ़ा कि प्रधानमंत्री ने खुद कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने से जुड़ी लोगों की शंकाएं और हिचक दूर करने में काफी मदद मिलेगी। आज जब और अधिक लोगों के टीकाकरण का एक अहम फेज शुरू हो रहा है, तब प्रार्थना है कि भारत सुरक्षित रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर पीएम मोदी को राह दिखाने वाला नेता बताया। उन्होंने लिखा, नेता राह दिखाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स में कोरोना वैक्सीन की अपनी पहली डोज ली। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का शुक्रिया, जिन्होंने भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रखा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोरोना की जंग में पीएम के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अनुकरणीय नेतृत्व किया, सही समय पर सही फैसला लेकर अनेक लोगों की जान बचाई, और अब उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का नेतृत्व किया है। हम सब अपने प्यारे प्रधानमंत्री की अपील का पालन करें। आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब जनता को वैक्सीन लग रही है। इसमें सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर प्रधानमंत्री ने बता दिया कि कोरोना की जंग में वो सबसे आगे आगे चल रहे हैं। देश इस महामारी से मुक्त होकर ही रहेगा। भारत में बनी कोवैक्सीन पर विपक्ष ने उठाए कई सवाल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जवाब। सुबह भारत में बनी हुई कोवैक्सीन का लिया टीका और कहा कि वैक्सीन है बेहद सुरक्षित और सभी को आगे आना चाहिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, और टीकाकरण करवाना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ की दूसरी लड़ाई है। पहले फेज में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका दिया गया। अब बारी जनता की आई है। सुबह 9 बजते ही लोग रजिस्ट्रेशन करने लगे। अब आ गई जनता की बारी। प्रधानमंत्री ने शुरुआत की और वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो गया। शहर शहर लोग वैक्सीन की डोज ले रहे हैं। 9 बजते ही वैक्सीन के दूसरे दौर का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, यशोदा हॉस्पिटल जो गाजियाबाद के कौशाम्बी में है, वहां खड़े हैं। यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से शुरू की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो कोविन ऐप है उसके जरिए ये रजिस्टर किया जा रहा है। कई लोग जो कि 60 साल से अधिक उम्र के हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा जो सहरुग्णता है यानी कोमॉर्बिडिटी है, अगर आप 45 वर्ष से आपकी आयु ज्यादा है तब भी आप यहाँ पर अपने आप को लाकर रजिस्टर कर सकते हैं। 16 जनवरी को देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। तब सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही ये समर्पित था, लेकिन दूसरे दौर में आम जनता को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस फेज में 60 साल से अधिक उम्र वाले और 45 से 60 साल के गंभीर बीमारी वाले लोग ही शामिल हैं। इस बार सरकार के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी वैक्सीन लगा रहे हैं।
सरकारी अस्पताल में तो फ्री वैक्सीन होगी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में 250 रुपए चुकाने होंगे। दोनों देसी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दी जाएगी, लेकिन लोगों को इसका विकल्प नहीं मिलेगा। आप बस अपनी सुविधा के मुताबिक तारीख चुन सकते हैं। गुजरात के प्राइवेट अस्पताल में आज से वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहले जो वैक्सीन लिया है वो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी ने ये वैक्सीन लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने वैक्सीन लेने के बाद अब आई एम वैक्सीनेटेड इस तरीके का बैच उन्हें लगाया जा रहा है। ये अहमदाबाद की अपोलो हॉस्पिटल के विजुअल्स आप देख रहे हैं, जहां पे जो 60 साल की उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीनेट किया जा रहा है और उनके साथ कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आरोग्य सेतु ऐप या फिर covind.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, NPR स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज की जरूरत होगी। 45 साल से 60 साल के लोगों को गंभीर बीमारी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हम मौजूद हैं और इस पूरी कैंपेन में, इस पूरी ड्राइव में आज जो शख्सियत वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंची है भोपाल में, वो डॉक्टर NP मिश्रा, जो यहाँ पे भीष्म पितामह माने जाते हैं भोपाल के चिकित्सा जगत में। NP मिश्रा खुद पहुंचे हैं, 85 साल के करीब इनकी उम्र हो चुकी है और इसी कॉलेज में ये डीन रह चुके हैं। विश्वास सारंग खुद यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद जो है वो लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर NP मिश्रा को वैक्सीन लगवाने के लिए। भोपाल से रवीश पाल सिंह, दिल्ली से मिलन शर्मा और आशुतोष मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।